कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। अब आपकी फाउंडेशन क्लासेस भी साथ साथ चलेंगी। अब क्योंकि यहाँ से मैंने आपको बताया कि क्लासेस का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपका एग्जाम होगा बीच बीच में आपको उसी तरीके के टॉपिक मिलते रहेंगे। फाउंडेशन जो बैच है हमारा उत्तराखंड इतिहास का, टारगेट है कि होली तक एंड हो जाए। ठीक है, होली तक मतलब उत्तराखंड हिस्ट्री का पोर्शन एटलीस्ट एंड हो जाए, यानी फरवरी माह में हम उसको खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज जो लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था गोरखा शासन व्यवस्था में, अगर आपको याद होगा तो उनकी आय के स्रोत पढ़ाए गए थे आपको। अगर आपको ध्यान होगा उनकी इनकम के सोर्सेस क्या थे, ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। उसके अंदर आपने देखा कि वो बेसिकली किस प्रकार के टैक्सेस वहां पे लगाते थे और उनकी आय कैसे होती थी, ये हमने देखा। आज हम देखेंगे बच्चों गोरखा शासन की न्याय प्रणाली, जो कि बेसिकली किस आधार पर थी, सैन्य शासन पर आधारित थी, यानी सैनिक न्याय प्रणाली भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे गोरखा शासन की न्याय प्रणाली। ठीक है, गोरखाओं की न्याय प्रणाली, हेडिंग लिख लीजिए गोरखाओं की न्याय प्रणाली। ठीक है, गोरखा शासन की न्याय प्रणाली, यानी न्याय किस तरीके से यहां पे चलता था ये हमने देखना है। ठीक है, गोरखा शासन की न्याय प्रणाली हमने कवर करना है। बेसिकली अगर देखना बच्चों, कभी भी अगर आप इससे क्वेश्चन देखेंगे तो इनकी जो न्याय प्रणाली थी बच्चों सैनिक न्याय पे आधारित थी। यानी जो न्याय प्रणाली गोरखा शासन की वो किस आधार पे थी, सैनिक न्याय पे। सैनिक न्याय, यानी अगर कभी क्वेश्चन पूछता है इनमें से किस राजवंश की न्याय प्रणाली सैनिक न्याय पे आधारित थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गोरखा शासन। क्योंकि इसमें पवार चंद जो भी पूछेगा तो गोरखा शासन की न्याय प्रणाली अपने आप में सैनिक न्याय पे क्या थी, आधारित थी। इनके समय में बच्चों कई प्रकार के सैन्य अधिकारी देखने को मिलते हैं। मैंने आपको बताया था सुब्बा, नायब सुब्बा, सेना का कमांडर या फौजी सरदार जो भी हैं, मैंने बताया था ना, सुब्बा भी इनके समय में सैन्य शासन का एक प्रमुख होता था। सुब्बा हो गया, इसके अलावा जो अपने आप में कमांडर हो गया, सैन्य कमांडर है, या जितने भी प्रकार के आपके सैनिक अधिकारी थे उनके बारे में आपको हल्का सा मैंने आपको एक हिंट भी दिया था। ठीक है, तो सुब्बा, नायब सुब्बा, इसके अलावा सेना का कमांडर, इनके सैनिक न्याय थे। इनके उसमें न्याय प्रणाली में एक प्रमुख अधिकारी हुआ करता था बच्चों, जिसको विचारी बोलते थे, जो गोरखों का जज या न्यायाधीश कहलाता था। ठीक है, इनकी न्याय प्रणाली, क्योंकि कोई ना कोई तो होगा न्याय करने वाला, अब ऐसा तो है नहीं कि राजा ही सारा कुछ करे या कोई ना कोई अधिकारी भी वो अपने साथ रखता था, तो उसको विचारी बोलते थे। कभी अगर क्वेश्चन पूछता है गोरखा शासन प्रणाली में विचारी कौन होता था, कभी अगर क्वेश्चन पूछता है गोरखा शासन प्रणाली में विचारी कौन था, ये गोरखों का जज था या एक प्रकार का न्यायाधीश था। ठीक है, तो लिखो न्यायाधीश, यानी न्याय का जो काम करता था उसको न्यायाधीश। ठीक है, गोरखा शासन प्रणाली में विचारी कौन था, न्यायाधीश, या इसी को जज भी, जज जो बोलते हो आप लोग। ठीक है, तो न्यायाधीश कौन होते थे, विचारी कहलाते थे गोरखा शासन प्रणाली में। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है ये गलत आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, विचारी के अलावा एक प्रकार का विचार होते थे बच्चों, जो अधीनस्थ अफसर जिसे न्यायिक कार्य सौंपा जाता था वो विचार कहलाता था। देखो विचारी कौन था, प्रमुख न्यायाधीश जो होता था, और इसी प्रकार से विचार भी होता था जो अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य देखता था, यानी जो नीचे के अधिकारी होते थे, नीचे ग्राउंड लेवल के अधिकारी जो न्याय का कार्य देखते थे उसको विचार बोला जाता था। ठीक है, तो लिखो विचार किसको बोला जाता था इनके शासन प्रणाली में, अधीनस्थ अधिकारी जो न्याय का कार्य देखते थे। ठीक है, सबऑर्डिनेट जो होते हैं, अधीनस्थ अधिकारी जो न्याय का कार्य देखते थे, अधीनस्थ अधिकारी जो न्यायिक कार्य देखते थे, न्याय का कार्य देखते थे, कौन क्या कहलाते थे, वो अपने आप में विचार कहलाते थे। तो अगर कभी भी क्वेश्चन पूछता है सैनिक न्याय पे कौन सी शासन प्रणाली आधारित थी, गोरखा न्याय प्रणाली। विचारी कौन था, न्यायाधीश था। विचार कौन था, अधीनस्थ अधिकारी जो न्याय का कार्य इनके शासनकाल में देखता था। ठीक है, अब ये क्या करते थे बच्चों, न्याय के लिए सही एक प्रकार के इनके वहां मतलब अलग अलग न्याय प्रणाली थी। इसमें एक प्रमुख था बच्चों हरिवंश न्याय प्रणाली। ठीक है, अब हरिवंश न्याय प्रणाली में क्या होता था, ये लिखो हरिवंश न्याय प्रणाली। ये क्या थी हरिवंश न्याय प्रणाली। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछता है कि गोरखा शासन में हरिवंश न्याय प्रणाली क्या थी या हरिवंश किससे संबंधित था, तो न्याय प्रणाली, इसमें क्या होता था बच्चों, सही सही बयान देने के लिए महाभारत का एक हिस्सा हिंदूवादी के सर पे रखा जाता था। यानी जैसे जो महाभारत है उसका कोई ना कोई एक पार्ट होगा, उसको हिंदूवादी जो होता था, जो अपने आप में बयान देने वाला होता था। जैसे आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा ना, कटघरे में खड़े करते हैं, बयानबाजी करते हैं, बयान देते हैं कि मैंने ये देखा, मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा। अब सही बोल रहा है झूठ बोल रहा है तो पक्का नहीं है। तो उस समय क्या होता था बच्चों, जैसे आजकल गीता की कसम खिलाई जाती है, आपने देखा होगा, उसी प्रकार से महाभारत का एक हिस्सा उस हिंदूवादी के सर पे रखा जाता था ताकि वो झूठ न बोले। इसको बोला जाता हरिवंश न्याय प्रणाली का एक पार्ट था। तो इसको डैश करके लिखो, सही सही बयान देने के लिए, सही सही बयान देने के लिए वादी के सर पर, हिंदूवादी के सर पर,
हिंदूवादी के सर पर महाभारत का एक हिस्सा रखा जाता था। महाभारत का एक हिस्सा रखा जाता था। हिंदूवादी के सर पर महावादी का एक हिस्सा महाभारत का एक हिस्सा रखा जाता था, जिसको क्या बोला जाता था? हरिवंश न्याय प्रणाली। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछता है इनमें से न्याय के संबंध में हरिवंश प्रणाली किस वंश में प्रचलित थी या किस राजवंश की, मतलब किन लोगों ने प्रचलित की थी? गोरखा शासन ने। यानी गोरखा शासन में अपने आप में क्या था? हरिवंश न्याय प्रणाली प्रचलित थी। ये आपका क्वेश्चन आता है और आपको ये ध्यान में भी रखना होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बच्चों, इन लोगों ने क्या किया, साक्ष्य जब इनको नहीं मिलते थे, यानी इनको प्रूफ नहीं मिलता था, एविडेंस नहीं मिलता था इनके सैनिक अधिकारियों को, तो इन्होंने क्या किया बच्चों? एक कड़ाई दीप यानी अपने आप में न्याय हेतु दिव्य नामक प्रणाली का प्रचार किया, ठीक है। तो लिखो, गोरखा शासन द्वारा न्याय हेतु, गोरखा शासन द्वारा न्याय हेतु दिव्य न्याय प्रणाली का प्रारंभ किया गया। दिव्य न्याय प्रणाली, ये क्वेश्चन आता भी है आपको, आपका पता होना चाहिए आपको। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि दिव्य प्रणाली किस चीज से संबंधित है गोरखा शासन में, तो न्याय से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। अब दिव्य न्याय प्रणाली में क्या होता था? एक प्रकार से बच्चों ये 3 प्रकार के थे, यानी आप जैसे साक्ष्य नहीं मिला इनको, एविडेंस नहीं मिला किसी चीज का, तो इन्होंने दिव्य न्याय प्रणाली शुरू की। इसमें क्या होता था बच्चों? दिव्य न्याय प्रणाली में गोला दीप, कड़ाई दीप और तराजू का दीप ये लोग यूज करते थे। इसमें क्या क्या इसमें सिस्टम था? जैसे गर्म लोहे की छड़ पकड़ने को बोल देते थे, ठीक है। या इसके अलावा बहुत ही मतलब एक कठिन प्रणाली थी। इसके अलावा एक कड़ाई दीप, यानी तेल का जैसे कड़ाई होगी उसमें हाथ डालने को बोल देते थे गर्म तेल में। यानी अभी कोई न्याय हुआ बताओ, अब हाथ जलेगा या नहीं जलेगा सोचो खुद ही। अब गर्म तेल में हाथ डालोगे, बोलेगा हाथ जलेगा, तो अगर तुझे परेशानी नहीं हुई तो तूने वो नहीं किया होगा, अपराध नहीं किया, परेशानी हुई तो अपराध, कोई मतलब लॉजिक ही नहीं था, ठीक है। तो दिव्य न्याय प्रणाली किस वंश में मतलब किससे संबंधित है? अपने आप में ये दिव्य न्याय प्रणाली गोरखा शासन से संबंधित, गोरखा न्याय प्रणाली से, ठीक है। इसमें 3 थे बच्चों, गोला दीप, कड़ाई दीप और तराजू का दीप, ठीक है। इसको तीन लिखो, गोला दीप, कड़ाई दीप और तराजू दीप, ठीक है। अब इसमें जैसे वो वन लाइनर नहीं पूछते हैं आजकल क्वेश्चन, अगर आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछता है, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो तब भी आपका बन जाएगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि दिव्य न्याय प्रणाली गोरखा से संबंधित है, सही है, गोलादीप, कड़ाईदीप और तराजूदीप इनके प्रमुख न्याय प्रणाली से संबंधित थी, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। जो अपने आप में बच्चों गोलादीप होता था, इसमें गर्म लोहे की छड़ को ये पकड़वाते थे, ठीक है। इसके अलावा कड़ाई दीप होगी, जैसे तेल में हाथ डालने को बोलते थे गर्म तेल में। इसके अलावा तराजू का दीप होता था। अन्य न्याय प्रणाली भी थी बच्चों इनके, उसमें जैसे मंदिर में कसम खिलाना हो गया, न्याय के देवता के दरबार में चिट्ठी प्रथा आदि, ठीक है। यानी अन्य न्याय प्रणालियां भी थी, लेकिन प्रमुख रूप से दिव्य न्याय प्रणाली इनके शासनकाल में चलती थी। अन्य न्याय प्रणाली तो आजकल आपको देख ही रहे होंगे, जैसे आजकल भी चलती है, जैसे मंदिर में कसम वगैरह खिलाते हैं ना, अगर आप देखा होगा आपने, कई बार क्या हुआ कि मैंने ये अपराध किया नहीं, कि मंदिर में कसम का, नॉर्मल सी बात में बोल देते हैं आजकल मंदिर में कसम का, तो ये उस समय भी चलती थी। इसके अलावा मंदिर में घात भी लगाया जाता था बच्चों, मंदिर में चिट्ठी भी लगाई जाती थी। आप अभी भी आपने देखा होगा, जैसे आप पिथौरागढ़ जनपद के पुंगराऊ घाटी यानी पाखू की ओर जाएंगे, वहां कोटगाड़ी भगवती मंदिर है, वहां पे आपने सुना होगा, तो वहां पे चिट्ठी प्रथा चलती है अभी भी। यानी लोग अपने न्याय के लिए भगवान के मंदिर में, देवी के मैया के दरबार में चिट्ठी लगा के वहां पे अपनी जो भी उनको अन्याय या उनके साथ हुआ होगा उसकी मनोकामना मतलब करते हैं कि यार मेरे साथ न्याय हो। इसके अलावा अल्मोड़ा के चितई गोलू मंदिर में आपने देखा होगा, वहां पे भी चिट्ठी प्रणाली है। इसके अलावा कई ऐसे गोलू मंदिर है जहां पे चिट्ठी प्रणाली, यानी जो अभी भी न्याय की प्रणाली है वो वहां पे भी थी, जैसे मंदिर में कसम खिलाना या मंदिर में चिट्ठी लगाना, ठीक है। चिट्ठी लगाना जैसे गोलू, कोटगाड़ी और इन मंदिरों में अभी भी चलता है, ठीक है। तीर का दीप, काली हल्दी दीप भी इनके समय में चलते थे, ठीक है। तीर दीप और काली हल्दी दीप भी चलते थे, वो भी लिख लो तो चलता है, ठीक है। नोट करके लिखो, तीर का दीप और काली हल्दी दीप भी इनके समय में न्याय से संबंधित, काली हल्दी दीप, ठीक है। ये पढ़ना नियम नहीं, नोट करके लिखो, तीर का दीप या काली हल्दी दीप भी इनके समय में क्या थी बच्चों? न्याय प्रणाली से संबंधित थी। एक न्याय प्रणाली और होती थी इनके समय में, वो होती थी घात का दीप। जैसे आपने सुना होगा पहाड़ के इलाकों में अभी भी घात लगा दे गए थे, यानी मंदिर में जाके क्या करेंगे, एक भगवान से आराधना करेंगे कि इसका ये हो जाए, उसका हो जाए, वो मतलब मेरे साथ इसने अन्याय किया है, तो घात डाल देते थे, ठीक है। अभी भी आपने सुना होगा पहाड़ के इलाकों में कई जगह प्रथा प्रचलित है, घात डाल देते हैं बच्चों। तो लोग क्या होता है, कहीं ना कहीं डरे भी रहते हैं कि घात न डाल दे, सुना भी होगा घात डाल दूंगा भी कह देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, विवादित वस्तु न्याय के देवता के पास, यानी ठीक है, आप विवादित जो वस्तु होगी, किसी की भूमि जो है विवाद है या कोई और वस्तु जो है विवादित है, तो भगवान के मंदिर में जाके, वहां देवता के सामने जाके वो घाट डाल देते थे कि इसका ये हो जाए, इसने मेरा ऐसा किया, अगर हो गया तो समझो कि
कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो घात का द्वीप भी इनकी न्याय प्रणाली से संबंधित है। तो बेसिकली इनके प्रमुख रूप से दिव्य न्याय प्रणाली में गोलाद्वीप, कड़ाई द्वीप और तराजू द्वीप आते हैं, और जबकि घात का द्वीप और अन्य न्याय प्रणालियों के अंदर जो चीजें आती मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इनके समय में बच्चों न्यायिक सिस्टम इतना मतलब एक लॉजिकल नहीं था, एक हिसाब से हम कह सकते हैं, बहुत ही अजीब सी चीजें होती थी। महिलाओं का छत में जाना तक प्रतिबंधित था। सोचो, गोरखा शासन काल में इतना क्रूर शासन इसको बताया गया है इतिहासकारों द्वारा। मैंने तो देखा नहीं है, ना आपने देखा। हम लोग कहां से इस चीज को पढ़ते हैं, कहां से हम देखते हैं? हम लोगों ने इतिहास की किताबें देखी। इतिहास की किताबों में जो मेंशन किया होगा, इतिहास वाले भी ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कुछ भी बोल रहे हैं, उन्होंने देखा होगा उस शासन प्रणाली को, वहां पे देखा होगा कि किस प्रकार की चीजें वहां पे चलते हैं। तो ये बताया गया इतिहासकारों के द्वारा कि गोरखा शासन काल में महिलाओं का छत पर जाना भी प्रतिबंधित था। देशद्रोह के लिए मौत की सजा दे दी जाती थी। इसके अलावा ब्राह्मण द्वारा अगर हत्या कर दी जाती थी तो उसका क्या कर देते थे? देश निकाला कर देते थे। यानी स्त्रियां छत पे जाना प्रतिबंधित था। हत्या करने पे अपने आप में अगर किसी की हत्या कर दी या देशद्रोह कर दिया, सॉरी, किसी ने यानी राज्य के साथ विश्वासघात कर दिया, उसी को देशद्रोह बोला जाता था उसमें, तो उसको क्या कर देते थे? फांसी की सजा दे देते थे। ब्राह्मण द्वारा अगर किसी की हत्या कर दी गई तो ब्राह्मण हत्या पे उसका देश निकाला, यानी उस राज्य से उसको बाहर कर देते थे। इसके अलावा अपराधी को सूली पर तथा उसका अंग भंग करने का प्रथम प्रचलन भी था। हाथ काट दिए, पैर काट दिए, यानी सूली पे चढ़ा दिया उसको, ठीक है। इसके साथ साथ ही अगर कोई पुरुष जो है यानी व्यभिचारी पुरुष को मौत की सजा भी दी जाती थी। यानी कोई पुरुष ऐसा है जिसने किसी के साथ बदतमीजी की है या बलात्कार वगैरह किए हैं, व्यभिचार किया है, तो उसमें भी क्या होता था बच्चों? मौत की सजा गोरखा शासन प्रणाली में दे दी जाती थी, ठीक है। इसके साथ साथ ही पति द्वारा अपनी पत्नी को दूसरी जगह व्यभिचार पे लगाए जाने पे या उसके मतलब दूसरी जगह उसको लगाते तो उस पर भी उसको मौत की सजा देते थे। यानी कहीं न कहीं इनके शासन प्रणाली में न्याय जो था बच्चों, एक प्रकार से बहुत ही हार्ड न्याय जिसको बोलते हैं, यानी काफी कठिन जो चीजें थी अपने आप में, ये देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके वहां पे दो अधिकारी भी होते थे बच्चों, जिसको जागरिया तथा ढाकरिया बोलते थे, जो कि गोरखा सैनिक होते थे, ठीक है। गोरखा स्थायी सैनिक होते थे। जो नोट करके लिखो, गोरखा शासन में जागरिया तथा ढाकरिया कौन थे? गोरखा शासन में जागरिया तथा ढाकरिया कौन थे? गोरखा शासन में जागरिया वो ढाकरिया कौन थे? ठीक है, लिखो, गोरखा शासन में जागरिया तथा ढाकरिया। गोरखा शासन में जागरिया तथा ढाकरिया कौन थे अगर पूछता है तो जागरिया जो थे बच्चों वो कौन थे? गोरखा सैनिक होते थे, स्थायी गोरखा सैनिक। इसमें एक नए सैनिक होते थे और ऐसे सैनिक जो सैन्य सेवा देने के बाद रिटायर होते थे, ठीक है। जागरिया कौन थे? नए सैनिक, जो नए भर्ती होते थे उनको जागरिया बोलते थे, ठीक है। और ये कौन थे? ढाकरिया, ऐसे सैनिक जो रिटायर्ड सैनिक, यानी रिटायर्ड सैनिक, ठीक है। यानी रिटायर्ड सैनिक जो होते थे उसको ढाकरिया बोला जाता था, अर्थात ऐसे सैनिक जो सैन्य सेवा देने के बाद रिटायर हो जाते थे, यानी रिटायर्ड सैनिक क्या होते हैं? ढाकरिया। यानी जागरिया तथा ढाकरिया कौन थे? सैनिक सेवा से, ठीक है। अब यहां से क्या होता है बच्चों? ये तो बेसिकली न्याय प्रणाली थी। अब हमने यहां से देखना है, क्योंकि देखो मैंने आपको ये बताया था किस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो गोरखा है बच्चों, गोरखाओं द्वारा गढ़वाल का विजय किया गया, गोरखाओं द्वारा कुमाऊं पे विजय प्राप्त किया गया। लेकिन हमने इन दोनों के बीच एक चीज ये देखनी है कि गोरखा और अंग्रेज भी तो युद्ध कर रहे थे ना इस दौरान। अब यहां से हम लोग एक नई चीज देखेंगे, क्योंकि गोरखाओं का जो सैन्य प्रणाली, गोरखाओं का आय का सोर्स मैंने आपको बता दिया। अब हम यहां से क्या देखेंगे? गोरखा और अंग्रेज युद्ध, ठीक है। गोरखा और अंग्रेज युद्ध जैसे ही हमारा कवर हो जाएगा, फिर हम क्या देखेंगे? कुछ इसके इंपोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। यानी कल आपका गोरखा शासन एंड हो जाएगा, यानी इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें आपका गोरखा शासन हम एंड कर देंगे। गोरखा शासन जैसे ही एंड होगा हम क्या आएंगे? ब्रिटिश का जो कुमाऊं और गढ़वाल पे प्रभाव है वो सब देखेंगे। तो अगला हेडिंग आपको लिखना है गोरखा अंग्रेज युद्ध, ठीक है। गोरखा अंग्रेज युद्ध, गोरखा अंग्रेज युद्ध, अब हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। अब देखो, पहले मैंने आपको बताया किस प्रकार से कुमाऊं का क्षेत्र विजित किया, फिर बताया किस प्रकार से खुड़बुड़ा के युद्ध में प्रद्युम्न शाह की मृत्यु से पहले गढ़वाल और गोरखों का संघर्ष हुआ, फिर बताया गोरखों का सैनिक प्रणाली कैसी थी या आय के सोर्स क्या थे। अब हम देखेंगे गोरखा और अंग्रेजों के बीच का जो युद्ध था या संघर्ष था, ठीक है बच्चों। इसकी औपचारिक घोषणा हुई थी 1 नवंबर 1814 को, यानी गोरखा अंग्रेज युद्ध की औपचारिक घोषणा, औपचारिक घोषणा ये हुई थी 1 नवंबर 1814 में, ठीक है। अब इससे पहले क्या था? संघर्ष तो दोनों के बीच चल रहा था 1 नवंबर 1814 से पहले, क्योंकि गोरखा ये मानते थे कि तराई तक का क्षेत्र हमारा है, यानी कुमाऊं, गढ़वाल और तराई का क्षेत्र हमारा है।
वहीं अंग्रेज भी अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ा रहे थे। यानी साउथ के इलाके से हिमालय की तलहटी तक का क्षेत्र अंग्रेज चाहते थे कि हमारे अंदर आए। यानी कहीं ना कहीं दोनों की विस्तारवादी नीति यानी विस्तारवादी जो अपेक्षाएं हैं कि हम अपने साम्राज्य का और अधिक विस्तार करें, जहां ब्रिटिश अपने औपनिवेशिक काल के चरमोत्कर्ष पे था, ठीक है, यानी राज्य साम्राज्य को कवर करने के, क्योंकि वहां भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। ब्रिटेन में जब औद्योगिकरण हुआ था बच्चों, ब्रिटिश को क्या चाहिए था, अपनी वस्तुओं को, अपनी जो तैयार वस्तुएं हैं उसको भारत के अधिकांश हिस्सों, अधिकांश मार्केट तक पहुंचाना, तो वो अपनी विस्तारवादी नीति के आगे बढ़ा रहे थे। वहीं गोरखाओं ने क्या किया, कुमाऊं गढ़वाल को संघर्ष करने के, कब्जा करने के बाद ये मानने लगे कि तराई का क्षेत्र भी हमारा है। तो दोनों के बीच जो है एक प्रकार का युद्ध शुरू हुआ कि हमारा तराई का क्षेत्र है, विस्तारवादी नीति में हम आगे हैं। तो इनके बीच युद्ध का मुख्य कारण क्या है बच्चों, दोनों द्वारा विस्तारवादी नीति का अपनाना। कारण क्या है इसका, कारण क्या है, दोनों की विस्तारवादी नीति, दोनों मतलब अंग्रेज और गोरखा, दोनों की विस्तारवादी नीति, ठीक है, यानी दोनों अपने साम्राज्य को क्या करना चाह रहे थे, फैलाना चाह रहे थे, यानी विस्तार करना चाह रहे थे। यही इनके बीच युद्ध का कारण है। जबकि कुछ ब्रिटिश इतिहासकार इसका तात्कालिक कारण बताते हैं, तात्कालिक कारण, ये मैं नहीं बता रहा, ठीक है, कुछ ब्रिटिश इतिहासकार इनके बीच युद्ध का एक तात्कालिक कारण बताते हैं। और तात्कालिक कारण में वो ये कहते हैं बच्चों कि शिवराजपुर तथा भट्टावाला का गोरखों का बलपूर्वक अधिकार, यानी शिवराजपुर तथा भट्टावाला पर, शिवराजपुर तथा भट्टावाला पर गोरखों का बलपूर्वक अधिकार, यानी कुछ अंग्रेज इतिहासकार ये बताते हैं कि गोरखों द्वारा जो शिवराजपुर और भट्टावाला का क्षेत्र है बच्चों, उस पर जबरन या जबरदस्ती अधिकार किया गया, विस्तार बलपूर्वक अधिकार किया गया, तो इनके बीच युद्ध का तात्कालिक कारण बना, ठीक है। जब इनका बच्चों गोरखा और अंग्रेजों की औपचारिक घोषणा होगी थी, उससे पहले ब्रिटिश ने अपने 4 डिवीजन ऐसे थे जो दून के क्षेत्र को कवर करने के लिए, यानी क्योंकि उस समय गोरखा क्या थे बच्चों, दून के क्षेत्र में बैठ गए थे, यानी देहरादून का जो पूरी घाटी है, जौनसार भाबर से लेके नीचे देहरादून का इलाका, वहां गोरखा पहुंच चुके थे। उसी के साथ साथ सुदर्शन शाह, जो आपको पता है कि वो देश निकाला उसका हुआ था, देश निकाला क्या, बरेली में कहीं शरण वगैरह ले रहे थे। सुदर्शन शाह ने भी ब्रिटिश से ये कहा कि हम आपकी हेल्प करेंगे, किसमें, गोरखों को यहां से भगाने में। सुदर्शन शाह को भी पता चल गया था कि यार गोरखों ने हमारा पूरा जो है साम्राज्य खत्म कर दिया, अब कहीं ना कहीं ब्रिटिश का मैं साथ देता हूं, गढ़वाल के लोगों में उसकी फिर भी छवि थी, ठीक है, और ब्रिटिश का साथ दूंगा तो कहीं ना कहीं गोरखा यहां से जाएंगे, तो ब्रिटिश से कहीं ना बार्गेनिंग करते हुए कुछ क्षेत्र पे अपना कब्जा कर लूंगा, अपने पास अपना साम्राज्य चलाऊंगा, तभी तो उसको टिहरी रियासत मिली, ठीक है। तो सुदर्शन शाह ने भी गोरखों, ये ब्रिटिश से कहा कि आप इनको भगाइए, हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तो तात्कालिक कारण मैंने आपको बता दिया। जब ये औपचारिक घोषणा हुई, इससे पहले ब्रिटिश ने अपने 4 टुकड़ियां बच्चों, 4 दून पर कब्जा करने हेतु भेजी थी, जिसमें एक मेरठ डिवीजन की कमान संभाले था मेजर गिलेस्पी, का नाम सुना होगा आपने, और दूसरा एक लुधियाना डिवीजन था जिसमें मेजर अक्टरलोनी ने क्या किया था, अपने आप में कमान संभाले थे। तो नोट करके लिखो, नोट करके लिखना, नोट करके लिखना है, ठीक है। ये औपचारिक लिखो, गोरखा अंग्रेज औपचारिक युद्ध की घोषणा से पूर्व, गोरखा अंग्रेज औपचारिक घोषणा से पूर्व, औपचारिक घोषणा ये हुई है, ठीक है, औपचारिक घोषणा से पूर्व ब्रिटिश द्वारा दून क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए 4 टुकड़ियां भेज दी गई थी पहले ही, ठीक है। ब्रिटिश द्वारा दून क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए 4 टुकड़ियां भेज दी गई थी, जिसमें लिखना, पहला 2 लिखाऊंगा, ठीक है। मेरठ डिवीजन कौन देख रहा था, यानी ये मेरठ डिवीजन था बच्चों, मेजर गिलेस्पी भी बोलते हैं इसको, या अपने आप में मेजर गिलेस्पी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। मेजर गिलेस्पी ये इसका नेतृत्व कर रहा था, ठीक है, मेरठ डिवीजन का। और दूसरा लुधियाना डिवीजन लिखो, लुधियाना डिवीजन, तो मेजर ऑक्टरली, ठीक है, मेजर ऑक्टरली, ठीक है, यानी अपने आप में जो वो था मेजर ऑक्टरलोनी, ठीक है, मेजर ऑक्टरलोनी, मेजर ऑक्टरलोनी, ये 2 डिवीजन पे ये नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। अब जैसे ही बच्चों औपचारिक घोषणा हुई ब्रिटिश द्वारा, नवंबर 1804 के माह में दून क्षेत्र पे जब आए, तो वहां पे क्या हुआ बच्चों, दून अभियान इन्होंने किया 30 नवंबर 1814 को, ठीक है। तो लिखो, गोरखा अंग्रेज युद्ध में दून अभियान, गोरखा अंग्रेजों द्वारा दून अभियान कब किया गया, दून अभियान, ठीक है, ये किया गया 30 नवंबर 1814
14 को, ठीक है। जब दून में अभियान हुआ बच्चों तो वहां पे क्या किया गया था बच्चों, एक नाला पानी युद्ध हुआ जिसमें गोरखा पराजय हुए, और बहुत ही फेमस है नाला पानी या खलंगा भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या हुआ था बच्चों, गोरखाओं की पराजय हुई थी। अब ये जो नाला पानी था बच्चों, वहां पे गोरखा जो नेतृत्व कर रहे थे वो बहुत ही बहादुरी से अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे बच्चों ने। तो लिखो नाला पानी युद्ध। ये जो नाला पानी का युद्ध हुआ था बच्चों 1814 में, इसमें क्या हुए थे, गोरखा पराजय हुए थे, ठीक है, गोरखा पराजय इसी में हुई थी। और ये नाला पानी युद्ध है बच्चों 1814 का, ठीक है, 1814 का युद्ध है। गोरखा इसमें क्या हुए थे बच्चों, पराजय हुए थे। नाला पानी युद्ध को बच्चों यहाँ पे एक सैन्य शिविर गोरखा मतलब बनाया गया था। नाला पानी युद्ध में देखो नाला पानी में गोरखों द्वारा एक सैन्य शिविर बनाया गया था। नाला पानी युद्ध में गोरखों द्वारा एक सैन्य शिविर बनाया गया था। नाला पानी में गोरखों द्वारा एक सैन्य शिविर बनाया गया था। नाला पानी में गोरखों द्वारा एक सैन्य शिविर बनाया गया था, जिसे गोरखा में खलंगा बोलते हैं बच्चों। खलंगा गोरखा भाषा में क्या होता है, सैन्य शिविर। अगर कभी पूछता है गोरखा भाषा में खलंगा का क्या अर्थ है, सैन्य शिविर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो सैन्य शिविर था बच्चों, ये एक टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन किया गया था, और ये टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन जो था बच्चों बलभद्र सिंह के द्वारा किया गया था। इस सैन्य शिविर में ये खलंगा किसने बनाया था बच्चों, बलभद्र सिंह द्वारा, बलभद्र सिंह के नेतृत्व में, बलभद्र सिंह के नेतृत्व में, ठीक है। कभी क्वेश्चन अगर पूछता है कि खलंगा जो सैन्य शिविर था किस गोरखा के नेतृत्व में बना था, तो बलभद्र सिंह। अब ये यहाँ पे इस सैन्य शिविर में यहीं पे गोरखा सेनापति और गोरखा सैनिक रुके हुए थे, और इसको रक्षा करने के लिए, इस दुर्ग की रक्षा करने के लिए, इस जो यहाँ जाने वाला रास्ता था वहां पे गोरखा स्त्रियां, गोरखा महिलाओं ने मोर्चा संभाला था। और बच्चों यकीन नहीं मानोगे, इतिहासकार ये कहते हैं इस सैन्य शिविर को हराने में, इस खलंगा को विजित करने में अंग्रेजों के छक्के छोड़े, और कई अंग्रेज अधिकारी भी मारे गए। और अंग्रेज इतिहासकार भी मतलब इस चीज की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। और आपको याद होगा अंग्रेजों ने इसके बाद दो अपने आप में स्मृतियों में, जब खलंगा का विजय उन्होंने किया नाला पानी का, तो अंग्रेजों ने इसकी स्मृति में 2 स्मारक भी बनाए। एक में गैलेस्पी वगैरह अंग्रेज अधिकारियों के लिए जो वहां पे मारे गए थे, और गोरखा सैनिकों की जो पराक्रम था, उन्होंने जो अपना रुतबा दिखाया, अपना जो साहस दिखाया, उसके चक्कर में 2 अपने आप में यहाँ पे स्मृतियां भी बनाएगी। किसके द्वारा, ब्रिटिश, मतलब ये ब्रिटिश द्वारा, ठीक है। तो बलभद्र सिंह ने द्वारा नेतृत्व किया बच्चों, एक कर्नल मॉबी था, उसने इसके आत्मसमर्पण, कर्नल मॉबी, नोट करके लिखो। जब अंग्रेज इस खलंगा या नाला पानी को विजिट करने के लिए गए, क्योंकि इतना भयंकर इनके बीच संघर्ष हुआ, इतना पराक्रम ब्रिटिश गोरखाओं के द्वारा दिखाया गया, तो एक कर्नल मॉबी थे। कर्नल मॉबी ने इसको एक पत्र भेजा बलभद्र सिंह को कि भाई तू आत्मसमर्पण कर ले और यहां हार मान ले, हम तुझे जो है कुछ वो रियायत देके छोड़ देंगे। तो कर्नल मॉबी के आत्मसमर्पण के पत्र को तक इसने फाड़ दिया। तो लिखो नोट करके, कर्नल मॉबी के आत्मसमर्पण के पत्र को, कर्नल मॉबी के आत्मसमर्पण के पत्र को बलभद्र सिंह के द्वारा क्या किया गया, फाड़ दिया गया, या उसको इग्नोर कर दिया गया, यानी उसने क्या किया, पत्र को फाड़ दिया, ठीक है। अगर क्वेश्चन कभी पूछता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा खलंगा युद्ध के दौरान कर्नल मॉबी के पत्र को फाड़ा गया आत्मसमर्पण के, तो बलभद्र सिंह, जैसे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, आपको यहां से बन जाना चाहिए, ठीक है। अब देखना बच्चों, अंग्रेजों ने खलंगा दुर्ग के रक्षकों की प्रशंसा की थी, और इस दौरान अंग्रेज सैन्य अधिकारी गिलेस्पी भी मारा गया था, ठीक है। इसी के दौरान नोट करके लिखो, इसी संघर्ष के दौरान अंग्रेज अधिकारी मेजर गिलेस्पी भी मारा गया, ठीक है, मेजर गिलेस्पी भी मारा गया। और ये क्योंकि बलभद्र सिंह कहीं और चले गए थे बच्चों, लेकिन इसकी वहां बाद में दूसरी जगह मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो सैन्य शिविर को फाइनली बहुत संघर्षों के बाद अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया, जीता गया, ठीक है। इसके बाद सूरगल तथा मलावगढ़ पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ था अप्रैल में 1815 में, ठीक है। लिखो खलंगा के बाद, खलंगा को क्योंकि 1815 में जीत गया, लिखो खलंगा के बाद मलावगढ़, खलंगा के बाद सूरगढ़ तथा मलावगढ़ पर अंग्रेजों का कब्जा, खलंगा के बाद सूरगढ़ प्लस मलावगढ़ पर अंग्रेजों का कब्जा अप्रैल मई 1815 में, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या हुआ था बच्चों, कब्जा हुआ था, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने गोरखों के द्वारा को जीता था। अब हम क्या देखेंगे,
कुमाऊं गढ़वाल पर किस प्रकार से ब्रिटिश अधिकार हुआ, और कुमाऊं गढ़वाल पर ब्रिटिश अधिकार जब पूरा स्थापित हो जाएगा उसके बाद हम क्या देखेंगे, ब्रिटिश का यहाँ पे रूल देखेंगे। ठीक है, ये था आपका आज गोरखा शासन के अंतर्गत अंग्रेज गोरखा युद्ध के दौरान खलंगा। खलंगा का कोई क्वेश्चन भी आया था शायद परसों ही ग्रुप सी में देख रहा था मैं। ठीक है, ये मेन चीज थी और हमने इनका सैनिक न्याय प्रणाली देखी। अब हम इसके बाद क्या देखेंगे बच्चों, गोरखा काल फ्रीज कर देंगे। गोरखा शासन जैसे ही फिनिश होगा उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, अंग्रेज और ब्रिटिश द्वारा कुमाऊं गढ़वाल पे जो रूल किया गया उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आपकी समझ आई होंगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।